हर पॉइंट पे जो उसका एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ ही होता है। हमारे पास जो टेंशन है वो हमारे पास इस पॉइंट पे मिनिमम होगा। इन दोनों में से ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि टाइम पीरियड की वैल्यू तो 0.2 आई है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर अगर कोई भी इंसान प्रेजेंट है या कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ये आपके पास वर्टिकल सर्कल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के एक्सरसाइज के MCQs। तो जिसमें फ़र्स्ट MCQ के हमारे पास स्टेटमेंट है द रेशो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड एंड आवर्स हैंड ऑफ आ वॉच इज़, यानी हम एक वॉच के मिनट्स हैंड और आवर्स हैंड इन दोनों की एंगुलर स्पीड की रेशो को निकालेंगे। यानी मिनट्स हैंड स्टूडेंट्स, इन दोनों की रेशो को निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि एक क्लॉक के अंदर या एक वॉच के अंदर आपके पास जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। किसी भी सर्कल के अंदर जो कंप्लीट एंगल होता है वो आपके पास 360 डिग्री का होता है। आपने देखा होगा हमारे पास जो हाफ़ लाइन होती है, अगर हम इस तरह सर्कल का हाफ़ करें तो हमारे पास 180 होता है और उसका फिर हाफ़ करें तो हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल आता है। तो यानी कंप्लीट सर्कल में हमारे पास 360 डिग्री का एंगल है। अगर मिनट्स हैंड है या हमारे पास आवर्स हैंड है, दोनों ही जो हमारे पास सुइयाँ, एक घंटे वाली सुई है, एक मिनट वाली सुई है, दोनों ने ही 360 डिग्री का सर्कल कंप्लीट करना होता है। 12 से अगर ये स्टार्ट होती है तो इन्हें दोबारा फिर से 12 पे ही आना पड़ता है। यानी इनका एंगल दोनों हमारे पास 360 डिग्री का बनाती हैं। और अगर हम 360 डिग्री देखें तो एक चक्कर कंप्लीट करने में मिनट वाली जो हमारे पास नीडल है उसे कितने मिनट लगते हैं? उसे 60 मिनट लगते हैं पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए। इस तरह से 360 डिग्री इन 60 मिनट्स। अगर हम आर हैंड की बात करते हैं तो वो 360 डिग्री से जब वो कंप्लीट करती है, यानी यहाँ से अगर वो स्टार्ट करेगी 1 2 3 4 5 6 7 दोबारा 12 पे अगर ये आना चाहेगी तो इसे आने में 12 घंटे लगेंगे। यानी अगर ये 360 डिग्री का पूरा सर्कल कंप्लीट करती है तो ये 12 घंटों के अंदर करेगी। अब आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 360 को 60 पे और 360 को 12 आवर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 60 मिनट्स हैं, यहाँ पे 12 आवर हैं। 12 घंटों में कितने मिनट्स होते हैं, इसको निकालने के लिए आप 12 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 60 तो आपके पास आंसर आता है 720 मिनट्स। यानी 360 डिग्री इन 60 मिनट्स, और इसका जो इक्विवेलेंट रेशो है वो 360 डिग्री इन 720 मिनट्स। अब आपको रेशो निकालनी है। देखिए यहाँ पर एंगल्स दोनों डिग्री में है और टाइम भी दोनों का मिनट्स में। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपको 360 को डिवाइड करना होगा 60 पे और 360 को डिवाइड करना होगा 720 पे। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 6 आता है, जबकि राइट साइड पे अगर आप करेंगे तो वो 1/2 आता है। यानी 6:1/2। और आपको पता है जब भी आप फ्रैक्शंस को क्लियर करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो चीज़ मौजूद होती है पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 के साथ दोनों साइडों पे। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 रेशो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 6 are 12 रेशो 1, यानी 12 रेशो 1 आपके पास आंसर आता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम मिनट्स हैंड की आवर्स हैंड के साथ एंगुलर स्पीड की रेशो निकालेंगे तो वो आपके पास 12 रेशो 1 आती है। तो इसका आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास डी होगा। सेकंड MCQ हमारे पास कि कोई भी बॉडी जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही हो विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसके लिए इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट होगी? जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। अब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक सेंटर के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। और सेंट्रल और सर्कुलर पाथ पे मूव करती हुई बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा उसके सेंटर की तरफ होता है। हर पॉइंट पे जो उसका एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ ही होता है। तो हम कहेंगे इट हैज़ एन इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन। इससे कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। इस तरह इसका एक्सेलरेशन भी हमारे पास जो है वो चेंज हो रहा होता है।
तो ये इट इज़ नॉट एक्सेलरेटेड, ऐसा भी नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। हैज़ एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, आउटवर्ड भी नहीं है, सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए इनवर्ड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी। इस तरह से हमारे पास 3.3 है। आ स्टोन एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग, एक लॉन्ग स्ट्रिंग के एंड पे एक स्टोन है जिसको हमने इसको इस व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, इसको एक वर्टिकल सर्कल में रोटेट करवाया जाता है एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब इस रस्सी के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर आपके पास टेंशन भी प्रेजेंट होगा। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम व्हेन द स्टोन, इसमें मिनिमम टेंशन कब होगा, जब हमारे पास स्टोन टॉप पे होता है इस तरह से, क्योंकि इस तरह रोटेट कर रहा है। जब ये टॉप पे होगा तो इस पॉइंट पे इसके अंदर इसका जो ग्रेविटी है वो सेंटर की तरफ होगी, ग्रेविटी सेंटर की तरफ होगी, तो हमारे पास जो टेंशन है वो हमारे पास इस पॉइंट पे मिनिमम होगा। जबकि अगर हम बॉटम की बात करें तो वहाँ पर टेंशन ज़्यादा होता है ताकि वो ग्रेविटी को ओवरकम कर सके। हाफ वे में हमारे पास टेंशन बिल्कुल सेंटर में होगा और ग्रेविटी जो है बिल्कुल डाउनवर्ड होगी। तो ये वो पॉइंट है एट द टॉप, जहाँ पे एट द टॉप ऑफ दिस सर्कल हमारे पास टेंशन मिनिमम होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ए। इस तरह हमारे पास 3.4 है। एवरी पॉइंट ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, कोई भी बॉडी जो रोटेट कर रही हो किसी भी जारी बात है एक्सिस के गिर्द या सर्कुलर ट्रैक में, तो उसके तमाम पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। इस तरह फिफ्थ वाला है द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसिटी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी है और हमने इसकी वैल्यू पढ़ी हुई थी 7919 किलोमीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, आपने जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट का टॉपिक पढ़ा था उसमें क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। मिनिमम वेलोसिटी नेसेसिटी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालने के लिए जितनी कम से कम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है तो वो हमारे पास ये है, जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं और ये हमारे पास MCQ है। इसके बाद 3.6 है एन एस्ट्रोनॉट इज़ ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन अ लार्ज कैप्सूल। लार्ज कैप्सूल का मतलब होता है कोई भी हमारे पास स्पेस क्राफ्ट, स्पेस व्हीकल, स्पेस स्टेशन वगैरह जिसमें एस्ट्रोनॉट जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी चीज़ करेक्ट होगी, ही विल बी इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस विद रिस्पेक्ट टू कैप्सूल। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट जो है वो एक सैटेलाइट के अंदर, जिस तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सैटेलाइट है जो ट्रैवलिंग के लिए यूज़ हो सकता है, उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो उसके अंदर वेटलेसनेस प्रेजेंट होगी। उसे ऐसा लगेगा जैसे मेरा कोई वेट नहीं, बिल्कुल बात ठीक है। ही इज़ फ्रीली फॉलिंग टुवार्ड्स द अर्थ, वो अर्थ की तरफ फ्रीली फॉल करेगा। जब हमने देखा था कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो जी के इक्वल हो जाता है। अ बॉल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल हैज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ एज ऑब्जर्व्ड बाय हिम। तो अब देखें, जब भी कोई चीज़ अगर इसके अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग, सब चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, तो बॉल को भी जब प्रोजेक्ट किया जाएगा तो ये जिस तरह अर्थ पे होता है दोबारा फिर से अर्थ की तरफ आने की कोशिश करता है। स्पेस स्टेशन के अंदर या आपके पास स्पेसशिप के अंदर इस तरह नहीं होता, बल्कि वो वैसे ही फ्लोट करता रहता है। हत्ता कि इसके सामने कोई वॉल आ जाए, जब ये दीवार के साथ टकराएगा, टकराने के बाद ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, लेकिन ये डाउनवर्ड जो है अपनी मोशन को ड्यू टू ग्रेविटी कंटिन्यू नहीं करेगा। तो ये सब बातें ठीक हैं कि अगर उस पर बॉल भी हम फेंकें तो वो भी स्ट्रेट लाइन ही मूव करेगी एज ऑब्जर्व्ड बाय हिम। तो ये सारी बातें ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 3.7 देखिए, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेक्स 10 रेवोल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमारे पास क्या है, 10 इन 2 सेकेंड्स। टाइम हमें दिया गया 2 सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब n और t गिवन है तो हम इसमें से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं या हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम n डिवाइडेड बाई t करते हैं और टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए 1/f करते हैं। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, n डिवाइडेड बाई t यानी 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आंसर आता है 5 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो हम देखें क्या यहाँ पे हमारे पास 5 हर्ट्ज़ का ऑप्शन गिवन है, बिल्कुल गिवन है। अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम टाइम पीरियड निकालें तो इसका क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाई 5 आप करेंगे तो आपके पास 0.2 आता है। क्या आपके पास यहाँ पर टाइम पीरियड 0.2 दिया गया है, दो ही टाइम पीरियड दिए गए, 2 सेकेंड और एक 20 सेकेंड। इन दोनों में से ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि टाइम पीरियड की वैल्यू तो 0.2 आई है। इस आप केस में जाएंगे ही तब जब आपके पास फर्स्ट आंसर ठीक नहीं आएगा। ये मैंने जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, आप इसको ही बस याद रख लें, वही काफ़ी है कि अगर हमें n को हम रेवोल्यूशन को t पे डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ सारे जो ऑप्शन हमें गिवन है। दूसरी फ्रीक्वेंसी ये है और करेक्ट आंसर हमारे पास ये है, तो इसको हम टिक कर लेंगे। अगर किसी MCQ में आपको ये फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती तो आप फिर टाइम पीरियड से मज़ीद ज़्यादा एक्यूरेसी में जा सकते हैं और गिवन ऑप्शन में से करेक्ट चूज़ कर सकते हैं।
A man inside the artificial satellite feels weightlessness because the force of attraction due to earth is artificial satellite के अंदर अगर कोई भी इंसान प्रेजेंट है या कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वो वेटलेसनेस फील करता है। उसकी रीज़न उन्होंने पूछी है, क्यों करता है? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ इक्वल टू द सेंटीपिटल फोर्स, यानी कि जो आपके पास F है ड्यू टू ग्रेविटी वो इक्वल हो जाती है सेंटीपिटल फोर्स के। इसका फर्स्ट है जीरो एट पोल, वो भी नहीं हो सकता कि पोल पर जीरो नहीं होती। बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द मून, मून का इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, कोई काम ही नहीं आता। डी में है नॉन इफेक्टिव ड्यू टू सम पर्टिकुलर डिज़ाइन ऑफ सैटेलाइट, तो ऐसा नहीं है, सैटेलाइट के डिज़ाइन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। फिर 3.9 में है अ बोतल ऑफ सोडा वाटर, आपके पास ये बोतल है कोई भी, इसको किसी ने हाथ से इसकी नेक से पकड़ा हुआ है, फिर वो इसको स्वंग करता है ब्रिस्कली बहुत तेज़ी के साथ एक वर्टिकल सर्कल में। ये आपके पास वर्टिकल सर्कल होता है कि इसको इस तरह से ये रोटेट करता है। वो कहते हैं आफ्टर रोटेशन नियर विच पोर्शन ऑफ द बोतल डू द बबल्स कलेक्ट, अब इसके अपर पार्ट के दरमियान वाले किस हिस्से में हमारे पास बबल्स को ये कलेक्ट करेगी, ड्यूरिंग द रोटेशन या आफ्टर द रोटेशन। अब जब इसको रोटेट करवाया जा रहा है तो जो बॉल हमारे पास बॉटल है उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी, इस तरह इसको रोटेट करवा रहे हैं। अब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंटीपिटल फोर्स होगी, प्रेजेंट होगी, क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है, जो लिक्विड को पुश करेगी आउटवर्ड। अब इस लिक्विड में हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एक लाइट पार्टिकल्स हैं, लाइट पार्टिकल्स में बबल्स हैं, और एक हमारे पास डेंसर पार्टिकल्स हैं, या अगर डेंसर नहीं तो हैवी पार्टिकल्स हैं, बबल की निस्बत डेंसर हैं। तो ये लाइट पार्टिकल्स को मूव करवाएगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और जो कि हमारे पास टुवार्ड्स द एक्सिस होगा, और ये एक्सिस है ये पास करता है नियर दी नेक, और ये सारे पार्टिकल्स जो हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे एट दी नेक ऑफ दी बोतल। तो इसका जो करेक्ट हमारे पास आंसर होगा वो नियर दी नेक ऑफ द बोतल होगा, ना बॉटम में होंगे, ना दरमियान में होंगे, ना ये रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दी वॉल्यूम ऑफ बोतल, ऐसा भी नहीं होगा, इन सब ने कलेक्ट होना है एक जगह पर, तो वो हमारे पास नेक होगी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, इनर्शिया स्टूडेंट्स वैसे भी आपके पास मेजर ऑफ मास होती है, यहाँ पे डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन की जितना मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस पर डिपेंड करता है। इसका वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। थैंक यू।